हाय एवरीवन। हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की बात कर रहे थे और अभी तक हमने सैम्पलिंग देखा था। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है और सैम्पलिंग कैसे की जाती है। हमने ये देखा था कि हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल है। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल है जिसे कि हम पहले एक डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल बनाएंगे और उसके बाद उसे एक डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल बनाएंगे। तो एक डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल बनाने की प्रक्रिया को क्वांटाइजेशन कहते हैं। एक कंटिन्यूस वैल्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एक डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल बनाने की प्रक्रिया को क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो अब हमने रैंडम प्रोसेसेस की बात की थी। तो हमारे पास यहाँ पर हमें क्वांटाइजेशन से पहले हमें ये समझना है कि कम्युनिकेशन में हम हमेशा रैंडम सिग्नल्स की बात करते हैं, कभी भी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स की बात नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह हमेशा रैंडम सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स हम बहुत कम ही पहुंचाते हैं, वो भी पायलट्स की तरह, पर वो बात बाद में। पर कम्युनिकेशन में जो बात, अब मैं ये बात तीसरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का मतलब तभी है जब हम रैंडम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। कम्युनिकेशन का मतलब तभी है जब हम रैंडम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। अब तक हमने बहुत कुछ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स से किया है, पर असल में हमारा मकसद यही है कि हम रैंडम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। आप कभी भी अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि रेडियो पर आप जानते हैं कौन सा गाना बजने वाला है, वो ठीक है, पर अगर आपको सब कुछ पता हो, अगर आपका सिग्नल पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक हो तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। इन्फॉर्मेशन, हम पार्ट 2 में इन्फॉर्मेशन थ्योरी की बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन थ्योरी की बात करते हुए हम वापस क्वांटाइजेशन और इन सब आइडियाज़ पर आएंगे। पर अभी क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन थ्योरी का या इन्फॉर्मेशन थ्योरी की एक सतही समझ की ज़रूरत है। तो हम जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम जब भी ये कहते हैं कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मैं जब भी अपनी बात कहना चाहता हूँ तो मैं हमेशा कम्युनिकेशन में या बात में या किसी बात में इंटरेस्ट हमारा तभी बनता है जब हमें पहले से ना पता हो कि वो क्या कहने वाला है, या हम कोई भी सिग्नल, हम वही सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं जिसका रिसीवर को पता ना हो। अगर मैं sin 2π fct या cos 2π fct के 50,000 सैंपल्स एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ तो मुझे वो 50,000 सैंपल्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो fc जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी मैं भेजना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी एक नंबर, वो फ्रीक्वेंसी मैं 50 बिट्स या 50 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन में भेज सकता हूँ
एक जगह से दूसरी जगह, बजाय उस फ्रीक्वेंसी पर 10,000 या 20,000 सैंपल्स भेजने के। तो हम कभी भी साइनोसॉइड्स और कोसाइनोसॉइड्स सिवाय टेस्टिंग के नहीं भेजते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स कम्युनिकेशन में केवल और केवल टेस्टिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उनका प्रयोग कभी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए नहीं होता। इंफॉर्मेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ इट इज रैंडम, या इंफॉर्मेशन जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं वो केवल और केवल तभी होती है जब हमें यह पता ना हो कि क्या भेजा जाने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं डायलॉग की टर्म में बात करूं, टेल मी समथिंग आई डोंट नो, कम्युनिकेशन वही होता है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो, आप इंफॉर्मेशन केवल वही है जो आपको नहीं पता है, जो आपको पता है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सिग्नल्स हमेशा रैंडम होंगे। तो इसके बाद हम जब भी कम्युनिकेशन प्रोसेसेस की बात करेंगे, हम रैंडम सिग्नल्स की ही बात करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, इन्हें समझने के लिए एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स को कम्युनिकेट कभी नहीं किया जाता है। तो ये बैकग्राउंड क्वांटाइजेशन को समझने के लिए ज़रूरी है। तो अब क्वांटाइजेशन है क्या? क्वांटाइजेशन है एक discrete time continuous valued सिग्नल को एक discrete time discrete valued सिग्नल बनाना, या एक डिस्क्रीट टाइम या हर टाइम इंस्टेंट पर। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सैंपलिंग के बाद मुझे हर टाइम इंस्टेंट n पर एक कंटिन्यूअस सैंपलिंग के बाद मुझे हर टाइम इंस्टेंट n पर एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मिला है। तो क्वांटाइजेशन है हर टाइम इंस्टेंट पर उस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बदलना। क्वांटाइजेशन है हर टाइम इंस्टेंट n पर उस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बदलना। मतलब एक उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को, या जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप वो रैंडम वेरिएबल जनरेट हो रहा है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस को एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में मैप करना। अब मान लीजिए सैंपलिंग के बाद
के बाद मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस xn है जो कि ओमेगा है। मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस xn है जो कि ओमेगा का एलिमेंट है। तो क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि मैं इससे x hat n निकाल सकता हूं, जहां x hat n एक दूसरे सैंपल स्पेस S से है, जहां की S डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। S एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। S एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। तो कंटिन्यूस सैंपल स्पेस से डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में जाना या एक अनकाउंटेबल सैंपल स्पेस से एक काउंटेबल सैंपल स्पेस में जाना, ये क्वांटाइजेशन है। तो अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, पाई ले लीजिए, 3.14159265397, आगे बढ़ता जाएगा। पर जब मैं पाई लिखता हूँ तो उसे मैं 3.14 लिखता हूँ या 3.142 लिखता हूँ, या अगर मैं ज़्यादा प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ 3.1416 लिखता हूँ। मुझे कभी भी पाई के लिए 3.14159265397 ऐसा प्रयोग मैंने किसी को नहीं करते हुए देखा है। तो पाई 3.142 जनरली लिया जाता है। लेकिन जब मैं पाई को इस लंबे 11 डेसिमल पॉइंट वाली, क्योंकि पाई तो आपने देखा होगा कि पाई के सैकड़ों डेसिमल प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेशंस अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी एग्जैक्ट पाई नहीं है। तो मेरे लिए, मेरे काम के लिए 3.142 काफ़ी है। तो जो मैंने इस लंबी सीरीज़ को, जो कि सैकड़ों हज़ारों डेसिमल प्लेसेस तक बढ़ती है, उसे जब मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस पर काट दिया तो मैंने उस पाई को क्वांटाइज कर दिया, मैंने उस पाई की वैल्यू को क्वांटाइज कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें मेरी कुछ प्रिसीजन चली गई, 3.142 3.14159 से अलग है। तो क्वांटाइजेशन भी यही है। क्वांटाइजेशन में आप अपने सिग्नल को, उस रैंडम प्रोसेस को, उस रैंडम वेरिएबल को कुछ सीमित डेसिमल प्लेसेस तक या एक ऐसी वैल्यू में लिमिट करेंगे जो कि उस पूरे प्रोसेस से कम है, या जिसकी प्रिसीजन उस पूरे प्रोसेस से कम है। तो क्वांटाइजेशन में हम प्रिसीजन को क्वांटाइजेशन का जो सबसे सीधा एग्जाम्पल आपने देखा होगा वो छोटी क्लासेस में जब आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ी है, वो है कि आपके रेस्टोरेंट का बिल आया 425 रुपये 81 पैसे, आपने उसे 426 कर दिया और उसका भी कुछ जगह 430 कर दिया, और हो सका तो 500 का नोट पकड़ाकर फिर चेंज वापस, वो एक्सपेक्ट या वो आपसे उम्मीद ये लगा कर बैठेंगे कि आप 500 का नोट पकड़ाकर चेंज वापस नहीं लेंगे, वो अलग बात है। तो हाँ, तो हम उस प्रिसीजन को कम कर रहे हैं। तो मतलब x hat n होगा xn प्लस x tilde n। ये x hat n को हम बनाएंगे xn प्लस x tilde n, और क्वांटाइजेशन के साथ हम वैल्यूज में एक एरर डाल रहे हैं जो कि इर्रिवर्सिबल है। आप एक क्वांटाइज सिग्नल को डीक्वांटाइज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन थ्योरी जब पढ़ेंगे तब
इसके बारे में और बात करेंगे, पर हम एक सैम्पल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम एक क्वांटाइज सिग्नल को डीक्वांटाइज नहीं कर सकते। वो एरर, एक बार हमने क्वांटाइजेशन एरर डाल दिया तो क्वांटाइजेशन एरर वहीं रहेगा। हम क्वांटाइजेशन एरर को एक बार डालने के बाद नहीं हटा सकते। तो क्वांटाइजेशन को मैं अगर अंग्रेज़ी में लिखूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं या कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जिन्हें मैं चाहूँ भी तो भी अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो मैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्वांटाइजेशन इज एन irreversible process, ये ध्यान रखिए। क्वांटाइजेशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्वांटाइजेशन एक बार आप करके आप वापस असली सिग्नल, आप एक्स हैट एन से एक्स एन वापस नहीं ला सकते। आप एक्स एन से एक्स हैट एन ला सकते हैं, आप एक्स हैट एन से एक्स एन वापस नहीं ला सकते। क्वांटाइजेशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल यह है कि ठीक है, क्वांटाइजेशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने मान लिया, पर सवाल यह है कि क्वांटाइजेशन करें कैसे? क्वांटाइजेशन करें कैसे? तो जैसा कि मैंने कहा, क्वांटाइजेशन कुछ कुछ राउंडिंग ऑफ जैसा है। राउंडिंग ऑफ जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर 1.5 से, अगर कोई नंबर 1.5 से 2.5 के बीच है तो उसे 2 कर दीजिए। अगर 2.5 से 3.5 के बीच है तो उसे 3.4999 तो उसे 3 कर दीजिए। ऐसे, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो क्वांटाइजेशन भी ऐसा ही है कि अगर xn किसी रेंज a में है तो xn को b, जो कि a का एक एलिमेंट है, तो x हैट n को b, जो कि a का एक एलिमेंट है, मान लिया xn किसी रेंज a में है, तो अब क्वांटाइजेशन के लिए अगर मुझे x एक रैंडम वेरिएबल x को क्वांटाइज करना है, तब मैं, या x का r ना करके, मान लीजिए x रियल नहीं है या x रियल लाइन पर नहीं है, बल्कि x किसी x ओमेगा ही कर देता हूँ। ओमेगा रियल लाइन का सबसेट हो सकता है। क्वांटाइज करना है तब मैं ओमेगा को आप रियल लाइन भी ले सकते हैं। ओमेगा के पार्टीशंस बनाऊंगा AI, जहां AI इंटरसेक्शन AJ एम्प्टी सेट है और यूनियन ओवर I AI ओमेगा है। और अगर xi या x, अगर x AI में है
तब x hat equals q of x equals b। तो अगर आप राउंडिंग ऑफ को भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने q ऑफ x को, या जब आप राउंड ऑफ करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, अगर 1 से 2 के बीच आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो अगर वो 0 से लेकर 2.005 के बीच है तो उसे 2.00 कर देंगे। अगर वो 2.140 से लेकर 2.145 के बीच है तो उसे 2.14 कर देंगे। तो आप जिस भी रेंज में आपने, जितने भी डेसिमल प्लेसेस पर आपने उसे राउंड ऑफ करना होता है, ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस वालों के आप रेंजेस बना लेते हैं और हर रेंज को आप एक नंबर पर मैप कर देते हैं। तो क्वांटाइजेशन, अगर मैं गलत बोल गया, अगर आपने 2.14 पर मैप करना है तो 2.135 से लेकर 2.144149999 जैसे भी आप चाहें, अगर उस रेंज में लाई करता है तो आप उसे उस लेवल पर उसे आप 2.14 पर मैप कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का बेसिक प्रोसेस यही है कि राउंडिंग ऑफ एक तरह की क्वांटाइजेशन ही है। तो क्वांटाइजेशन का बेसिक प्रोसेस यही है कि आपने आपके रैंडम वेरिएबल की, जिसे आपने मैप करना है, उसकी जो रेंज है उसे पार्टीशंस में तोड़ लेते हैं और उसके बाद हर रैंडम वेरिएबल को, जो कि एक खास रेंज में लाई करता है, उसे एक कांस्टेंट bi पर मैप कर देते हैं। अब मैं जो क्वांटाइजेशन ऑपरेशन है इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि x hat इक्वल्स समेशन ओवर i bi इंडिकेटर फंक्शन ai इंडिकेटर फंक्शन ai ऑफ x। तो ये क्वांटाइजेशन फंक्शन की फंक्शनल फॉर्म है। यहाँ इंडिकेटर फंक्शन की भी डेफिनेशन देना अच्छा होगा। छोटा x इंडिकेटर फंक्शन ये 1 होगा जब x ai का एलिमेंट होगा और 0 होगा जब x ai का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये इंडिकेटर फंक्शन की डेफिनेशन है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि क्वांटाइजर को हम ऐसे इंडिकेटर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन जो ऑपरेशन है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वो x की देखेगा, x किस रेंज में लाई करता है और उसके बाद उसे एक वैल्यू पर मैप कर देगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑपरेशन है। अब यहां पर अगर x ai में था तब x hat इक्वल्स bi, मतलब उस रेंज की हर वैल्यू को मैंने bi बना दिया। अगर x ai रेंज में था तो मैंने उस हर वैल्यू को bi बना दिया। तो मतलब मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट क्यों नहीं ले रहा हूं यहाँ सेट्स ai में, वो आपको जब अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। मतलब अगर x सेट ai में था तो मैं एक क्वांटाइजेशन एरर x टिल्डा ले आया और मैंने क्वांटाइजेशन एरर x टिल्डा को x में जोड़ दिया। तो bi इक्वल्स x प्लस x टिल्डा, मैंने x में क्वांटाइजेशन एरर x टिल्डा जोड़कर bi बना दिया। और या x टिल्डा इक्वल्स bi माइनस x, तो x टिल्डा bi माइनस x हो गया। तो क्वांटाइजेशन एरर bi माइनस x है, या इसे मैं क्वांटाइजेशन एरर के साइन पर ध्यान ना देते हुए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं अगर xi एक रेंज में लाई करेगा तो
क्वांटाइजेशन एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो मैं क्वांटाइजेशन एरर को जनरली हम x माइनस एक्स हैट या x माइनस क्वांटाइजेशन एरर को हम जनरली हम क्वांटाइजेशन एरर का नेगेटिव लेते हैं या इस क्वांटाइजेशन एरर का नेगेटिव लेते हैं और हम क्वांटाइजेशन एरर को डिफाइन करते हैं x टिल्डा इक्वल्स x माइनस एक्स हैट। ये हम क्वांटाइजेशन एरर को डिफाइन करते हैं x माइनस एक्स हैट। तो ये क्वांटाइजेशन एरर है। अब आप ये देख सकते हैं जब तक मैं क्वांटाइजेशन करूंगा, जब तक मैं एक रेंज को एक नंबर पर लेकर जा रहा हूं, क्वांटाइजेशन एरर रहेगा। हम क्वांटाइजेशन एरर से भाग नहीं सकते। क्वांटाइजेशन एरर हमेशा और हमेशा क्वांटाइजेशन के साथ रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा था, क्वांटाइजेशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि मैं क्वांटाइजेशन एरर के साथ क्या कर सकता हूं। तो क्वांटाइजेशन एरर रहेगा, वो है, पर मैं सेट्स AI और पॉइंट्स BI को ऐसे चुन सकता हूं कि क्वांटाइजेशन एरर कम से कम हो। मैं सेट्स AI और BI को ऐसे चुन सकता हूं क्वांटाइजेशन एरर कम से कम हो। तो जो क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम है वो है सेट्स AI और BI को चुनना कि क्वांटाइजेशन एरर कम से कम हो। पर क्वांटाइजेशन एरर पर क्योंकि x एक रैंडम वेरिएबल है, तो x टिल्डा भी एक क्योंकि x एक रैंडम वेरिएबल है तो x टिल्डा भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, मतलब कि क्वांटाइजेशन एरर भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो एक रैंडम वेरिएबल के केस में मैं कैसे करूं कि क्वांटाइजेशन एरर कम से कम हो। अगर x टिल्डा एक रैंडम वेरिएबल ही है तो मैं इस रैंडम वेरिएबल को कम से कम कैसे कर सकता हूं। इसका जवाब है कि मैं रैंडम वेरिएबल को कम से कम तो नहीं कर सकता, पर मैं AI और BI ऐसे चुन सकता हूं कि x टिल्डा की मीन स्क्वायर वैल्यू कम से कम हो। पर मैं AI और BI ऐसे चुन सकता हूं कि x टिल्डा की मीन स्क्वायर वैल्यू कम से कम हो। तो यही क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम है कि मैं AI और BI को ऐसे चुनूं कि x टिल्डा की मीन स्क्वायर वैल्यू कम से कम हो, या क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम है ये, इसे बोलते हैं ये क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम है। अब नेचुरली ये प्रॉब्लम है तो हम इसे सॉल्व भी करेंगे, पर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।